जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं 12th क्लास के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो लेकर के आया हूँ। आप लोगों से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के जस्ट पास में एक बेल आइकन है, उसे प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए भेजे गए लेटेस्ट वीडियोस समय पर मिलते रहें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहा जाता है अलंकार। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखते हैं सबसे पहले अलंकार क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो आप लोगों ने हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे, तो हिंदी के जो अलंकार हैं उनकी परिभाषा यह हुआ करती थी कि जिस प्रकार से आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अलंकार किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ओके, देन अब हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है अलंकार की। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। देखें, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट। ओके, तो अ फिगर ऑफ स्पीच मीन्स एक अलंकार, इज अ डिपार्चर मीन्स होता है विदा होना, हटा देना, फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ एक्सप्रेशन। अगर कोई सामान्य प्रयोग है किसी भी भाव का, या फिर द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज, कोई सामान्य विचार दिए गए हैं, उनको हटा देना। किस बात के लिए? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, ताकि प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न किया जा सके, ग्रेटर इफेक्ट, उसमें और बढ़ा करके प्रभाव को हम प्रस्तुत कर सकें। ओके, तो देख लेते हैं एक बार दोबारा से। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट। ओके, अर्थात इसकी हिंदी भी मैंने लिख रखी है। देखें, अभिव्यक्ति के सामान्य रूप अथवा विचारों के सामान्य क्रम को अधिक प्रभावशाली बनाना ही अलंकार कहलाता है। अर्थात जो चीज हम प्रस्तुत करते हैं, जो अपने अंदर से हम अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचारों को हम प्रस्तुत करते हैं, उसका जो सामान्य क्रम उसका ना हो, बल्कि वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होकर के लोगों के सामने पहुंचे, लोगों के सामने प्रस्तुत हो, तो उसे अलंकार कहा जाता है। ठीक है, ये भाषा में सुंदरता उत्पन्न करते हैं तथा वाक्य के कथन की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, मीन्स अलंकारों से क्या होता है कि भाषा जो हम बोलते हैं उसमें सुंदरता उत्पन्न होती है और कथन जो होते हैं, वाक्यों के जो कथन है, उनकी शोभा भी बढ़ती है। ओके, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच के प्रकार कितने हैं? ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं?
तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि फिगर्स ऑफ स्पीच तो बहुत कई सारे होते हैं। देखिए लिखा है देयर आर मैनी फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कई अलंकार होते हैं, बट इन इंटरमीडिएट सिलेबस, लेकिन इंटरमीडिएट जो यूपी बोर्ड का इंटरमीडिएट है उसके सिलेबस में ओनली 7 फिगर्स ऑफ स्पीच आर प्रेस्क्राइब्ड। केवल 7 अलंकार ही सिलेबस में दिए गए हैं। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट है सिमिली, जिसको हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। सेकंड है मेटाफोर, जिसको हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। थर्ड है पर्सनिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे मानवीकरण अलंकार। फोर्थ है अपास्ट्रोफी, यानी कि संबोधन सूचक अलंकार। फिफ्थ है ऑक्सीमोरन, मीन्स विरोधाभास अलंकार। सिक्स है हाइपरबोल, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। और सेवेंथ है ओनोमेटोपोइया, यानी कि ध्वनि सूचक अलंकार। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब सबसे पहला अलंकार जो है आपके सामने है सिमिली, यानी कि उपमा अलंकार। ओके, पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which two things are compared and the words of comparison as, like, so are used। तो डेफिनेशन की हिंदी देखें कि सिमिली एक ऐसा अलंकार है जिसमें दो वस्तुओं की आपस में कंपेयर में तुलना की जाती है, एंड और द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने वाले शब्द एज, लाइक, सो आर यूज्ड। इनमें से किसी एक शब्द का भी प्रयोग उस वाक्य में होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं उपमा अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें दो चीजों की आपस में तुलना की जाती है और तुलना करने वाले शब्द या तो एज आया होगा, या तो लाइक आया होगा, या तो सो आया होगा। इन शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न के समान है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लाइफ है, जीवन, उसकी कंपेयर की गई है किससे? ड्रीम के साथ, यानी स्वप्न के साथ। तो जीवन स्वप्न के समान है, तो जीवन की तुलना स्वप्न से हो रही है। और देखते हैं, मैंने अंडरलाइन कर रखा है यहाँ, लाइक पे लाइक वर्ड भी आया है, तो ये हो गया सिमिली, यानी इसमें फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। ओके, दूसरा है इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 11th में पोएम पढ़ी थी मर्सी। तो मर्सी पोएम में जो पोर्सिया होती है, जब वो दया पर भाषण देती है तो वो दया के गुणों की प्रशंसा करती है, और वहां पर वो दया की तुलना एक अच्छी साधारण वर्षा से करती है, रेन से करती है। तो यहाँ पर जो इट लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, ये इट जो है ये आया है मर्सी यानी दया के लिए, और इसकी कंपेयर हुई है रेन यानी कि वर्षा से। ठीक है, तो पोर्सिया ने इस सेंटेंस में कहा है कि इट ड्रॉप, इट मीन्स यह मीन्स मर्सी, ड्रॉप मीन्स होता है टपकना, नीचे गिरना बूंद बूंद करके, एज मीन्स जैसे, द जेंटल रेन एक सामान्य सभ्य अच्छी वर्षा होती है, फ्रॉम हेवन, हेवन मीन्स आकाश। ठीक है, तो यहाँ पर जो मर्सी है, दया है, उसकी तुलना किससे की गई है? वर्षा के साथ, और साथ में एक वर्ड भी आया है एज। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? ये सिमिली हो गया, फिगर ऑफ स्पीच। ओके, और थर्ड एग्जाम्पल देखें, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सी। ये भी 12th में पोएम है, सेकेंड पोएम है द ट्रिब्यूटी,
उसकी ये लाइन है, उसमें पोएट ने कहा था अथवा फ्रॉम स्टार लाइक, स्टार मीन्स तारों, लाइक मीन्स जैसी, आईज मीन्स आंखें। तो वहां पर जो पोएट था उसने जो प्रेमिका थी, बिलव्ड थी, उसकी तुलना, उसकी आंखों की तुलना तारों से कर दी गई थी। ठीक है, तो पोएट ने बिलव्ड की जो आंखें हैं वो इतनी चमकदार हैं जैसे कि तारे होते हैं, तो आंखों की तुलना तारों से हो रही है और साथ में एक वर्ड भी आया है लाइक, तो यहाँ पर हो गया फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच सिमिली, जिसमें दो चीजों की तुलना की जाती है और तुलना करने वाले शब्द एज या लाइक या सो, इनका प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड आया है मेटाफर। मेटाफर मीन्स होता है रूपक अलंकार। इसकी डेफिनेशन देख लें। इन मेटाफर, मेटाफर में कंपैरिजन इज मेड, तुलना की जाती है बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में। ठीक है, कि जिस प्रकार से सिमिली में दो चीजों के बीच में तुलना होती थी, वैसे मेटाफर में भी दो चीजों के बीच में तुलना होती है। बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, लेकिन तुलना करने वाले शब्द आर नॉट यूज्ड, उनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से समझ लेते हैं कि मेटाफर सिमिली के जैसा ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि सिमिली में दो चीजों में आपस में तुलना होती थी और तुलना करने वाले शब्द एज, लाइक, सो आते थे। मेटाफर में क्या होगा कि तुलना तो दो चीजों में होगी, लेकिन जो तुलना करने वाले शब्द हैं एज, लाइक, सो, उनका प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है। या इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है और करके मैंने लिख रखी है, मेटाफर इज अ हिडन सिमिली, या फिर मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। ओके, तो मेटाफर एक हिडन मीन्स छुपी हुई सिमिली है, कि मेटाफर जो है वो है तो सिमिली ही, मीन्स है तो उसमें तुलना होती है, लेकिन छुपी इसलिए है क्योंकि उसमें एज, लाइक, सो वर्ड छुपे हैं, वो आए नहीं हैं। हमें सिर्फ सेंटेंस का सेंस निकाल करके ही ये देखना पड़ता है कि इसमें तुलना हो रही है या नहीं। हमारे पास कोई पहचान नहीं है, कोई एज, लाइक, सो वर्ड मेटाफर में नहीं आते हैं। और इम्प्लाइड का मीन्स होता है अंतर्निहित, मीन्स उसी में समाया हुआ, कि मेटाफर है तो सिमिली ही, यानी कह सकते हैं मेटाफर जो है वो उसमें सिमिली अंतर्निहित है। का मीन्स ये कह सकते हैं कि मेटाफर में सेम वही गुण है जो सिमिली में होते हैं, लेकिन शब्द उसमें तुलना करने वाले दिखाई नहीं देते। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल मीन्स ऊंट, इज मीन्स है, द शिप मीन्स जहाज, ऑफ डेजर्ट रेगिस्तान का। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। तो देखें यहाँ पर जो कैमल है उसकी कंपेयर किससे की गई है, डेजर्ट से नहीं, शिप से की गई है, यानी ऊंट जो है वो जहाज के समान है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखें कोई वर्ड नहीं आया एज, लाइक, सो, तो ये हो गया इसमें मेटाफर। सेकेंड है रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज मीन्स बदला, इज मीन्स है अ काइंड, एक प्रकार का, वाइल्ड जस्टिस, जंगली न्याय। ठीक है, कि बदला लेना एक प्रकार का जंगली गुण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो बदला लेना है, जो रिवेंज है, उसकी तुलना किससे हुई है, जंगली न्याय से। और कोई भी वर्ड एज, लाइक, सो नहीं आए हैं, तो यहाँ हो गया मेटाफर। ठीक, थर्ड है लाइफ इज अ जर्नी, ट्रेवल इट वेल। जीवन एक जर्नी मीन्स यात्रा है, तो जीवन की तुलना किससे हुई है, जर्नी से हुई है, यात्रा से हुई है। और यहाँ कोई वर्ड नहीं है एज, लाइक, सो आए हैं, तो ये हो गया मेटाफर। ठीक है, कि जीवन एक यात्रा है, इसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से इसकी यात्रा करो। आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड आता है पर्सनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण अलंकार। ओके, तो मानवीकरण आप लोग नाम से भी लग रहा होगा
कि मानवीकरण का मीन्स ये हुआ कि कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज जो मानव न हो और हम उसको मानव के समान कर दें, तो वहाँ हो जाता है मानवीकरण अलंकार। ओके, लेट अस सी द डेफिनेशन फर्स्ट। इन पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार में डेड पर्सन्स, मृत लोगों को, और अथवा लाइफलेस थिंग्स, निर्जीव चीजों को, आर थॉट ऑफ, ऐसे सोचा जाता है, ऐसे उन्हें मान लिया जाता है जैसे कि लिविंग थिंग्स, वे जीवित वस्तुएं हों। ठीक है, मीन्स मानवीकरण अलंकार में मृत लोगों को और निर्जीव वस्तुओं को हम ऐसे मान लेते हैं जैसे कि वो सजीव हैं, तो वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार यानी कि पर्सनिफिकेशन। ओके, एग्जाम्पल दिया है मैंने। फर्स्ट है लव इज ब्लाइंड। लव मीन्स प्रेम, इज मीन्स है, ब्लाइंड मीन्स अंधा, प्रेम अंधा होता है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर लव क्या है। लव जो है एक फीलिंग है, सिर्फ एक भावना है जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, कभी हमने उसे देखा नहीं है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक इमेज आपके सामने दे रखी है कि सपोज दैट अगर लव अंधा होता, ठीक है, तो कैसा होता वो, यानी कि उसका पूरा एक फेस बना होता, उसके हेयर होते, उसकी आईज होती, उसकी नोज होती, उसका माउथ होता, उसकी चिन, उसके चीक्स, उसकी नेक, ओके, ये सब उसके शरीर में होता, और तब उसकी जो आईज हैं वो ब्लाइंड होती। तो ऐसा मान लिया गया है कि लव, पढ़ने से लग रहा है सेंटेंस को कि लव कोई व्यक्ति होगा, जैसे यहाँ पे ये इमेज बनी हुई है, ये अंधी है, तो ऐसे कोई लव कोई व्यक्ति है जो अंधा होगा, ऐसा नहीं है। मतलब लव एक सिर्फ भावना है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, और किसी अर्थ को, किसी विशेष अर्थ को समझाने के लिए यहाँ पर ये कह दिया गया है कि प्रेम अंधा होता है। तो ये हो गया यहाँ पर पर्सनिफिकेशन, मीन्स प्रेम को हमने पर्सनिफाई कर दिया, लव को पर्सनिफाई कर दिया, इसलिए यहाँ पर हो गया मानवीकरण अलंकार। ओके, सेकेंड है आ लाई हैज नो लेग्स। एक झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि झूठ, जैसे लव एक फीलिंग थी, वैसे लाई भी एक फीलिंग ही है। झूठ मतलब एक, सिर्फ हम देखा नहीं कि झूठ का आकार कैसा है, लेकिन लिखा है उसके नो लेग्स, पैर नहीं होते हैं, का अर्थ ये हुआ कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो जो राइटर है इसने वो लिखना ही चाहता है कि झूठ लंबे समय तक नहीं टिकता है, लड़खड़ा के गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ है उसके हिसाब से देखें तो ये सेकेंड इमेज मैंने दे रखी है यहाँ पर कि एक व्यक्ति बना है, उसका एक पैर है, लंगड़ा है, उसके पैर नहीं है, मतलब वो लड़खड़ा के गिर जाएगा। तो इस प्रकार से कोई झूठ, इस प्रकार की कोई एक व्यक्ति की संरचना तो होती नहीं है, कोई आदमी तो होता नहीं है, सिर्फ उसको हम सजीव के समान मान लिया है लाई को। तो यहाँ पर क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लाई को पर्सनिफाई किया गया है, तो ये हो गया मानवीकरण अलंकार। ओके, एंड थर्ड एग्जाम्पल है ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। ट्रुथ मीन्स सच्चाई, सिट्स मीन्स बैठ जाती है, अपॉन मीन्स ऊपर, द लिप्स मीन्स होठों पर, ऑफ अ डाइंग मैन एक मरते हुए व्यक्ति के, यानी जब व्यक्ति मर रहा होता है, लोग कहते हैं कि जब मरते समय व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, सच ही बोलता है। तो वही सेंटेंस है कि सच मरते हुए व्यक्ति के होठों पर बैठ जाता है। अब बैठता कौन है, बैठता तो इंसान है, सच का कोई आकार तो है नहीं जो किसी के होठों पर जाकर के, किसी चेयर पर जाकर के, किसी बेड पर जाकर के बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो जैसे लव को पर्सनिफाई किया गया था, जैसे लाई को पर्सनिफाई किया, वैसे यहाँ पर ट्रुथ को पर्सनिफाई किया गया है। इसलिए यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है इन तीनों सेंटेंसेज में वो कौन सा है, पर्सनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण अलंकार। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अपॉस्ट्रोफी। डियर स्टूडेंट,
बता दूं आपको कि जिस प्रकार से आपने फर्स्ट सिमली और सेकंड मेटाफर पढ़ा था, दोनों लगभग एक जैसे ही थे, मिलते जुलते थे। उसी प्रकार से जो पर्सनिफिकेशन है, अभी जस्ट मैंने पहले पढ़ाया, और जो अपास्ट्रॉफी है, वे भी लगभग आपस में मिलते जुलते ही हैं। अपास्ट्रॉफी का अर्थ होता है संबोधन सूचक अलंकार। ओके, देखते हैं डेफिनेशन। इन अपास्ट्रॉफी यानी कि संबोधन सूचक अलंकार में डेड पर्सन्स, मृत व्यक्तियों को, और लाइफलेस थिंग्स या फिर निर्जीव वस्तुओं को आर एड्रेस्ड संबोधित किया जाता है एज लिविंग थिंग्स, कि जैसे वो जीवित वस्तुएं हों। ठीक है, मीन्स अगर देखा जाए तो ये पर्सनिफिकेशन से भी 2 कदम आगे है। पर्सनिफिकेशन में तो ये होता था कि जो कोई भी मरा हुआ व्यक्ति, कोई भी निर्जीव वस्तु को हम सिर्फ सोचते थे कि वो सजीव है, बट इसमें क्या है, इसमें जो मरे हुए लोग हैं और जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनको हम ऐसे बुलाते हैं कि जैसे कि वो जिंदा हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, अरे कप्तान, मेरे कप्तान। ठीक है, ये एक पोएम है, और इस पोएम में जो कैप्टन कहा गया है वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उनके लिए कहा गया है। और ये पोएम लिखी है वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। वाल्ट विटमैन जो है वो अमेरिकन पोएट हैं, और उन्होंने अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर ये दुख में कविता लिखी है। उन्होंने उस पोएम में अब्राहम लिंकन को कैप्टन मान लिया है, और जो अमेरिका है उसको एक शिप मान लिया है। और वो दुख में कविता लिखते हैं कि जिस प्रकार से कोई भी शिप बिना कैप्टन के अनाथ माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो गई है, वो मार दिए गए हैं, तो ऐसे समय में अमेरिका भी एक अनाथ जहाज के समान हो गया है। ठीक है, तो जैसा कि अब्राहम लिंकन, उनको पता है कि हमारा कप्तान मर चुका है, उसके बावजूद भी वो उसे बुलाते हैं कि अरे कप्तान, मेरे कप्तान। और उस पोएम में है, अरे कप्तान, मेरे कप्तान, उठो और घंटियों की ध्वनि को सुनो, तुम्हारे सम्मान में लोगों ने घंटियां बजाई। ये सारी बातें हैं। तो हम समझाना यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि जब किसी निर्जीव वस्तु को, जब किसी मरे हुए व्यक्ति को या निर्जीव वस्तु को हम ऐसे बुलाते हैं कि वो जिंदा है, तो वहां पर होता है फिगर ऑफ स्पीच, अपास्ट्रॉफी। और इसकी एक पहचान होती है डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये जो संबोधन सूचक का सिंबल होता है, निशान होता है, ये जरूर लगा होता है। बस ये 2 ही अलंकार ऐसे हैं जिनमें हमें पहचान हमें पता चलती है। पहला इसमें सिमली था, इसमें कि एज लाइक सो आता था, और अब दूसरा ये आया है जिसमें कि एक संबोधन सूचक का निशान लगा होगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच अपास्ट्रॉफी है। ओके, सेकंड स्टैंजा है, ओ बर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी आ लेमेंट, जिसे पीवी शैली ने लिखा था। आ लेमेंट की ये फर्स्ट लाइन है, अरे संसार, अरे जीवन, अरे समय। तो न तो संसार जीवित है, जीवन को बुलाया गया है, समय को बुलाया गया है, तो ये निर्जीव चीजों को संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर भी हो गया अपास्ट्रॉफी। और ओ डेथ, कम सून, किसी ने कहा अरे मृत्यु, जल्दी आओ। मृत्यु भी निर्जीव ही है, और किसी निर्जीव चीज को बुलाना, संबोधित करना, अपास्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया है ऑक्सीमोरन। ओके, देखते हैं। ऑक्सीमोरन की हिंदी होती है विरोधाभास अलंकार। इसके नाम से लग रहा है कि कुछ ऐसी वस्तु होगी जो एक साथ नहीं होनी चाहिए, विरोधी होंगी, लेकिन उनको भी एक साथ रख दिया गया होगा किसी विशेष प्रकार के अर्थ को समझाने के लिए। तो वहां पर होता है विरोधाभास अलंकार। डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है, ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरन एक ऐसा अलंकार है
इन विच मीन्स जिसमें टू अपोजिट थिंग्स दो विरोधी चीजों को आर पुट रखा जाता है टुगेदर मीन्स साथ साथ, यानी कि और विरोधाभास एक ऐसा अलंकार है जिसमें दो विरोधी चीजों को एक साथ रखा जाता है, मीन्स जो एक साथ नहीं आनी चाहिए उन चीजों को एक साथ रखा जाता है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है दिस इज एन ओपन सीक्रेट। डियर स्टूडेंट्स, यह एक खुला हुआ रहस्य है। ओपन मीन्स खुला, सीक्रेट मीन्स रहस्य। तो देखते हैं दोनों जो वर्ड हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं कि अगर सीक्रेट क्या होता है, कोई छुपी हुई चीज जिसे कोई व्यक्ति नहीं जानता है, और ओपन क्या है, खुला हुआ। तो अगर वो खुला हुआ है तो फिर वो सीक्रेट कहाँ रह गया, और अगर वो सीक्रेट है तो खुला हुआ हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये दो विरोधी बातों को जब साथ साथ रखा जाता है तो वहां पर होता है फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन। ओके, सेकेंड है शी इज फीलिंग स्वीट पेन। वह महसूस कर रही है मधुर दर्द। अब देखते हैं, मधुर दर्द यानी कि स्वीट मीन्स मधुर, पेन मीन्स दर्द। तो क्या दर्द भी कभी मधुर होता है? दर्द जो है, कैसा भी दर्द हो वो हमें कष्ट ही देगा, मधुर तो नहीं होता है। ठीक है, वो अलग की बात है कि इसका जो अर्थ है वो किसी विशेष बात को समझाने के लिए हो सकता है। जैसे कि मान लो लोग कहते हैं कि प्रेम का दर्द मधुर होता है, तो अगर प्रेम की भावनाएं हैं तब तो माना जा सकता है कि मधुर दर्द है। अगर हम सिंपल लेते हैं तो क्या दर्द कभी मधुर होता है? कभी नहीं, यानी दर्द हमेशा कष्ट देता है। तो दो विरोधी बातें साथ साथ यहाँ पर रखी गई हैं। फर्स्ट सेंटेंस में ओपन सीक्रेट अपोजिट थिंग्स हैं, सेकेंड में स्वीट और पेन अपोजिट है। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं। ये आपकी जो पोएम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, फर्स्ट पोएम 12th की है, उसकी ये लास्ट लाइन है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ये इसमें कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ यानी कि रियली हैप्पी मैन के कैरेक्टर्स बताए गए थे, और कुछ बातें उसकी जो क्वालिटी बताने के बाद लास्ट में कह दिया गया था कि कुछ भी ना रखते हुए अगर उसके पास ये गुण हैं तो वो सब कुछ रखता है। इसका अर्थ ये हुआ कि रियली हैप्पी मैन अगर उसके गुण उसके पास अच्छे हैं तो उसके पास चाहे कुछ भी ना हो, हैविंग नथिंग कुछ भी ना रखते हुए, एक तरफ कहा गया कुछ नहीं और एक तरफ क्या कह दिया गया, ऑल यानी कि सब कुछ। तो यहाँ पर नथिंग और ऑल एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, लेकिन एक विशेष अर्थ को समझाने के लिए इस बात को बताया गया है कि कुछ भी ना रखते हुए वो सब कुछ रखता है, यानी अगर उसके पास अच्छे गुण हैं और उसके पास चाहे कोई भी संपत्ति ना हो फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। तो ये दो विरोधी बातें हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ओपन सीक्रेट एक दूसरे का अपोजिट है, स्वीट पेन एक दूसरे के अपोजिट है, और नथिंग और ऑल एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हाइपरबोली। हाइपरबोली मीन्स अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, डेफिनेशन है, आप लोग अतिशयोक्ति समझते होंगे कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना अतिशयोक्ति होता है। देखें, इन हाइपरबोली में थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, वस्तुओं को रिप्रेजेंटेड मीन्स प्रस्तुत किया जाता है, ग्रेटर मीन्स बड़ा करके, और स्मॉलर या छोटा करके, देन दे रियली आर जितना कि वास्तव में वो होती हैं। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार में वस्तुओं को हमारे सामने बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके या फिर बहुत ही छोटा करके प्रस्तुत किया जाता है, जितनी वास्तव में उनकी गुण होते हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़ा देना या फिर उससे कहीं बहुत ज्यादा कम कर देना। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। शी मीन्स वह, वेप्ट मीन्स रोई, ओशन मीन्स समुद्र, ऑफ टीयर्स आंसुओं का, यानी वह आंसुओं का समुद्र रोई। तो इसका अर्थ यह हो गया कि बहुत ज्यादा बात को बढ़ा दिया गया। भाई आंसुओं का समुद्र का मतलब क्या हो, इतना रोई कि आंसुओं से समुद्र भर गया। भाई
ये तो बड़ी इम्पॉसिबल बात है। आप कोई भी व्यक्ति रोकर के अगर हम वास्तविकता देखें तो एक कप नहीं भर सकता, समुद्र भरना तो बहुत दूर की बात है। यानी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तो कहते हैं बहुत खींच रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़ा दिया है, तो यहाँ हो गया हाइपरबोली। ओके, सेकंड है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। रिवर्स मीन्स नदियां, ऑफ ब्लड मीन्स खून की, फ्लोड मीन्स बह निकली, इन द बैटल युद्ध के मैदान में, यानी युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह निकली, ठीक है। तो खून की नदियां, बात बढ़ा के कह दिए, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। खून की नदियां मतलब ये कह सकते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। तो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, लोग कहते हैं कि वहां बहुत ज्यादा खून बहा था। लोगों का मानना है कि वहां की मिट्टी खोदो तो लाल निकलती है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो वहां खून गिरा, वहां की मिट्टी लाल हो गई, लेकिन नदियां तो वहां भी नहीं बही थी, ठीक है। तो नदियां बहना, खून की नदियां बहना कोई जनरल सी बात नहीं है, बात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाइपरबोली। ओके, और थर्ड सेंटेंस है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ये विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है मैकबेथ। तो जो मैकबेथ होता है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस होता है, और उसका जो राजा होता है डंकन, वो अपने राजा को मार देता है, और उसकी जो वाइफ होती है लेडी मैकबेथ, जिसका नाम है उस ड्रामा में, तो लेडी मैकबेथ जो है वह जो है राजा डंकन की हत्या करवाती है, ठीक है। तो जब बाद में राजा डंकन मर जाता है, जब वो लोग भी चक्र में फंस जाते हैं और लगता है कि वो भी मरने के किनारे पर हैं, लेडी मैकबेथ इतनी टेंस्ड हो जाती है कि उसको स्लीप वॉकिंग यानी वो नींद में चलने लगती है। एक वर्ड आता है सोमेम्बुलिज्म, यानी कि नींद में चलने की आदत कह सकते हैं, ठीक है। तो वो नींद में चलने लगती है, अपना बिस्तर उठा के चल देती है, और फिर वो बड़बड़ाती रहती है कि अजीब सी टेंशन उसके मन में होती है। फिर वो कहती है कि मैंने इतना जघन्य अपराध किया है, इतना मैंने कठोर अपराध किया है कि चाहे अरब की सारी परफ्यूम अरब की ला दी जाए, लेकिन हमारे इस छोटे से हाथ को वो भी सुगंधित नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमने इतना बड़ा अपराध किया है, ठीक है। तो उसने बहुत बढ़ा चढ़ा कह दिया, भाई अरब की अगर थोड़ी सी परफ्यूम आए तो उसके हाथ तो सुगंधित हो ही जाएंगे, वो अलग की बात है। उसके ऊपर से मर्डर का आरोप तो नहीं हट जाएगा परफ्यूम आ जाने से, लेकिन अरब की परफ्यूम उसके हाथों को सुगंधित तो कर ही सकती है। लेकिन यहाँ पर उसने बात को इतना बढ़ा के कह दिया गया है कि अरब की सारी परफ्यूम आ जाए तब भी मेरे हाथों को वो मधुर नहीं कर सकती। तो ये हो गया अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि हाइपरबोली। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा होगा, मैंने इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक के लिए लिख दिया है, हालांकि ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक है। ट्रिक ऑथेंटिक वैसे भी नहीं होती, समझने के लिए होती है। और मैंने यहाँ पर इस वर्ड को जो है एकदम तोड़ दिया है, इसका संधि विच्छेद कर दिया है हाइपरबोली का। तो हाई को हमने अलग एच बाई लिख लिया, एच बाई को हमने हिंदी मान लिया हाई, ठीक है, प्लस PER पर और प्लस BOLE बोले, ठीक है। वैसे बोली होता है लेकिन यहाँ पर बोले मान लिया, हाई पर बोले। अब हाई मीन्स हाई मीन्स क्या होता है, ऊंचा। पर को हमने हिंदी में ही पर मान लिया, बोले का मीन्स बोले लिख दिया, मतलब बोलना, अर्थात ऐसे मान लिया कि ऊंचा ऊंचा ही बोले, ठीक है। मीन्स नीचे बोले ही नहीं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोले। तो ये समझने के लिए आपके लिए ट्रिक मैंने बना दी है, आप समझ सकते हो इसको ऐसे कि बहुत ऊंचा बोले, ऊंचे ऊंचे पर ही बोले, नीचे आए नहीं। मतलब कहते बहुत यार तुम खींच रहे हो, तो इसका मतलब कि जितना खींच रहे हो बहुत ज्यादा ऊंचे पर बोले, बहुत हाई फाई बोले, तो वो हो गया हाइपर बोली। ओके, तो समझ में आ गया हो डियर स्टूडेंट्स। और अब आगे बढ़ते हैं अगले और लास्ट फिगर ऑफ स्पीच जो कि आपके सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग ओनोमेटोपोइया, हिंदी में कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। ओके, तो नाम से लग रहा है ध्वनि सूचक मीन्स ध्वनि से, आवाज से हमें सूचना मिलती है, ऐसा कोई अलंकार। डेफिनेशन देख लेते हैं। इन ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार में द साउंड सजेस्ट, जो आवाज होती है वो
सजेस्ट मीन्स सुझाव देती है, द मीनिंग मीन्स अर्थ का, यानी कोई आवाज हम सुन लेते हैं और उस आवाज को सुन करके हमें ये पता चल जाए कि अर्थ क्या है, बात क्या है, तो उसे कहते हैं हम ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच। ओके, ध्वनि सूचक अलंकार। एग्जाम्पल देखते हैं, द कैट्स म्यू, बिल्ली म्यू। म्यू का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ म्याऊ से है। अब डियर स्टूडेंट्स, सपोज दैट हमारी आंखें बंद करें, हम बैठे हों, बिल्कुल हम कुछ ना देख रहे हों और हमारे कान में आवाज पड़ जाए म्याऊ, तो क्या होगा? कुत्ता तो होगा नहीं, बिल्ली ही तो होगी, बिल्ली तो म्याऊ करती है। तो म्याऊ सुनकर के हमें क्या आवाज हुआ कि बिल्ली आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ध्वनि से हम अगर कोई आवाज होता है तो कह सकते हैं वहां पर फिगर ऑफ स्पीच होता है ओनोमेटोपोइया। नेक्स्ट है बजिंग ऑफ बीज। बजिंग मीन्स भिनभिनाना, बीज मीन्स मधुमक्खियों का। ठीक है, या फिर मक्खियां भी कह सकते हैं, मक्खियों का भिनभिनाना। तो भिनभिनाना जब अर्थ आता है तो हम क्या कहेंगे? कोई ऐसा कीट होगा, जैसे मक्खियां भी हो सकती हैं, ठीक है, मच्छर भी हो सकते हैं, मधुमक्खियां भी हो सकती हैं, भिनभिनाने वाली बात जब आती है तब। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवाज है, जब भिनभिनाना कहते हैं तो जनरल सी बात भिनभिनाना सुन करके हमारे दिमाग में क्या बात आती है कि मक्खी, मच्छर या मधुमक्खी ही होगी। ठीक है, तो आवाज सुन के जब हमें कोई आभास होता है तो उस वहां पर होता है फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपोइया। ओके, और लास्ट सेंटेंस है द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी थॉमस ग्रे की, ए लेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो उस पोएम में फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है, जिसमें कर्फ्यू मीन्स होता है वो जो चर्च में घंटियां बजती हैं, टॉल्स मीन्स बजना, नेल मीन्स ध्वनि, पार्टिंग डे मीन्स दिन का समाप्त होना। तो चर्च में बजने वाली घंटियों की आवाज से ऐसा लगता है कि दिन समाप्त होने वाला है, मीन्स शाम होने वाली है। तो उसमें जो पोएट था वो कब्रिस्तान के पास खड़ा हुआ है गांव के, और वो चर्च में बजने वाली घंटियों की ध्वनि को सुन रहा है। तो मैंने उस पोएम में आपको समझाया था कि चर्च में घंटियां शाम को बजती हैं, और अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल अंधा है, नहीं देख सकता है कि इस समय वो दिन के किस पहर में है, और अगर उसे ये बात पता है कि चर्च में घंटियां शाम को बजती हैं, जैसे ही वो घंटियां सुनेगा उसे समझ में आ जाएगा कि चर्च की घंटियां शाम को बजती हैं, मीन्स शाम का समय हो चुका है। ठीक है, तो चर्च की घंटियों की आवाज सुन करके हमें क्या आभास हुआ, क्या पता चला कि दिन समाप्त होने वाला है, मीन्स शाम होने वाली है। इसलिए ध्वनि से अगर हमें कोई आभास होता है तो वहां पर ध्वनि सूचक अलंकार मीन्स ओनोमेटोपोइया होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सभी जो आपके सिलेबस में 7 फिगर ऑफ स्पीच है, मैंने सारे के सारे आपको एक ही वीडियो में दे दिए हैं। आप लोगों को इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेने हैं। आपकी एग्जाम्स में आपको ये बहुत ही फायदा देंगे। और केपी बोर्ड 12th और 11th के जो क्लासेज हैं उनमें 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ओके, तो ठीक है, अब आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और कमेंट करके आप हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।